और ये 150 है, तो ये 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। अंडरस्टूड। अब जो यूपीएससी इज दी बॉडी विच होल्ड द एग्जाम बेटे। अब यूपीएससी जो एग्जाम होल्ड करती है बेटे, वो एक कट ऑफ रखते हैं। अब तुम लोग क्योंकि एनडीए एस्पिरेंट्स हो बेटे, तो तुम्हें पता होगा कितने के बच्चे अपीयर करते हैं। से अबाउट 4.5 to 5 लाख, 4.5-5 लाख के करीब अपीयर करते हैं एनडीए एग्जाम के लिए। अब 4.5-5 लाख बच्चे अपीयर करते हैं एनडीए के लिए। मेरे को उस 4.5-5 लाख से क्या लेना देना है? मेरे को कितने चाहिए? एसएसबी में कितने जाते हैं, एसएसबी के लिए कितने बुलाए जाते हैं? वो बुलाए जाते हैं अभी पिछले 3 सालों से 6,100 पर बैच बुलाए जाते हैं। अंदाजा लगाओ, 6,100, यानी कि 6100 बच्चे एसएसबी के लिए बुलाए जाते हैं। अब वो ये 6100 सिलेक्ट कैसे करते हैं बेटे? सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक जीएटी का पेपर होता है और एक मैथ्स का। यस, ऑल ऑफ यू नो दिस, मैंने तुम्हें सामने बताया। वो क्या करते हैं, जो पेपर जितने भी जब पेपर हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, 50% पेपर उठाते हैं जीएटी के और 50% पेपर उठाते हैं मैथ्स के। मान लो 50% का मतलब हुआ 3 लाख, 2.5 लाख रुपए या 2 लाख लगा लो। उन 2 लाख को में से वो देखते हैं कि भाई मैथ्स में करीब 30,000 बच्चे हैं जिनके 90 से ऊपर नंबर हैं। 30,000 या हो सकता है कोई भी फिगर एज्यूम कर लो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी 50% वो देखते हैं यहां पर, वो कहते हैं यार 50,000 जो हैं, 50,000 जो हैं इनके मोर देन 180 मार्क्स हैं। पॉसिबल है ना, ऑब्वियसली पॉसिबल है। तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि यार ये तो पास तो सभी हो रहे हैं, 30% सभी पास हो रहे हैं, ये फिक्स परसेंटेजेस तो है नहीं, कोई गवर्नमेंट ने कुछ ये तो कहा नहीं कि भाई जो 30% वाले होंगे उनको मैं सेलेक्ट करूंगा, जो 20% उनको नहीं सेलेक्ट। ऐसा नहीं है बेटे। बट टू अराइव एट अ फिगर ऑफ 6100, हाउ डू दे अराइव एट दैट फिगर? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब वो ये देखते हैं बेटे कि ये 50,000 और ये 30,000, इनमें से कितने कॉमन रोल नंबर हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मान लो कि ये भाई हो सकता है कि सिर्फ 1,000 ही कॉमन निकले, पॉसिबल है या नहीं है? ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ 1,000 हो जिनके यहां पर 90 से ऊपर हो और यहां 180 से ऊपर हो। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो और नीचे जाएंगे। पर और नीचे की, उन्हें किस फिगर पे जाना है? उन्हें जाना है जो सेंट्रल फिगर है, वो क्या है, 6100। अब मान लो इनमें से 30,000 और 50, इसमें से करीब 20,000 या 15,000 लोग ऐसे हैं जिनके, बेटे जो एक चीज में अच्छा होता है नॉर्मली, वो दूसरी में भी अच्छा होता है नॉर्मली, जो एनडीए के लिए सीरियस होता है। मान लो 15,000 लोग हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं, तो तुम्हारी कट ऑफ क्या हो गई? एक तो हो गई कट ऑफ 90 और एक कट ऑफ हो गई 180। तुमने पास कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एसएसबी कॉल आ जाएगी। मान लो मेरे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, मेरे आते हैं रिटर्न में 500 मार्क्स। मेरे आज तक वैसे कभी आए नहीं हाईएस्ट, पर मैं सोच रहा हूं कि चलो क्या पता गलती से आ जाए।
500 मार्क्स है। अब मेरे जो ये है, मैं तब तक नीचे जाऊंगा जब 6100 पूरे हो जाएंगे, चाहे वो 490 पे मार्क्स पे पूरे हो जाएं। तो ये जो 490 मैं बोल रहा हूं वो ये फिगर है बेटे, 226 से 347। आई होप इट इज क्लियर कि एक तो तुम्हें पास तो करना ही है, मिनिमम परसेंटेज तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा जो चाहिए है वो क्या है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? अगर इफ क्लियर बेटे, जो भी करना तुमने ओके या वो टाइप करना है वो करो। देखो बेटे, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, बट तुम्हें अगर लगता है कि हाँ ये तो आप लोग बता सकते हो, नहीं समझ आया, यू कैन आस्क मी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई विल टेल यू अगेन। शुड आई प्रोसीड बेटे, आगे चलूं? ओके, तो ये सब कुछ समझ आ गया, मिटा दूं? मिटा सकता हूं? ओके। अब बेटे, क्योंकि बढ़ता ही जा रही है स्ट्रेंथ बढ़ती, तो मैं तैयारी कितने मार्क्स के लिए करनी चाहिए मेरे को? कितने मार्क्स के लिए? 347 इस बार थे। लोग दुखी आत्माएं जो पिछली बार जो थोड़े थोड़े नंबरों से रह गए थे वो भी आएंगे, जो एलिजिबल हैं उनकी तैयारी भी अच्छी होगी, कुछ लोग वैसे ही बहुत अच्छे होंगे। तो हो सकता है जो मेरे कुछ लोग साले गिव अप कर चुके होंगे, तो छोड़ना यार, क्या करना है, होना तो है नहीं यार। इट मैटर्स बट बिकॉज आई बिलीव कि दिल छोड़ना सबसे ज्यादा आसान है, और ये फौज या नेवी या एयरफोर्स उन लोगों के लिए है ही नहीं जो दिल छोड़ देते हो। एनीबडी हु लीव कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक एंड ब्लंट कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, जो पहले कदम पर या थोड़ी सी मेहनत पर ही गिव अप कर रहा है, उसका फ्यूचर भटूरे है बेटे, फ्यूचर डार्क है। एनडीए इज नॉट, वही मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इट इज नॉट अबाउट वर्किंग लाइक अ डोंकी बेटे। अब मैंने कितने मार्क्स लेने हैं? 400 नंबर। मैं ये लेके चल रहा हूं कि मैं 400 नंबर लूंगा। अब तुम्हारी मैथ्स की क्लासेस लगी, अब तुम्हें हर एक इंडिविजुअल को पता है कि वो किस सब्जेक्ट में अच्छा है, लेकिन जो मैं बताऊंगा कि तुम इस पे तैयारी इतनी करना, इस पे तैयारी इतनी करना, इस पे इतनी करना, तुम्हारे पास अभी 2 महीने हैं। अगर जरूरत पड़ी बेटे, वील एक्सटेंड दी क्रैश कोर्स आल्सो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि हम उसमें हम तो हो सकता है तुम्हारे सिर्फ डाउट ही लें, सो डोंट वरी ऑन दोज इश्यूज, बट यू शुड बी सिंसियर। अब मैंने 400 नंबर लेने हैं। मैं मान लेता हूं जैसे साइंस के सर थे, वो इज वेरी गुड इन साइंस, तो वो क्या करेंगे, ये साइंस, इंग्लिश, जनरल स्टडी, साइंस 200 नंबर की, वो कितने ले आएंगे? 180 ले आएंगे इसी में से। साइंस के टीचर हैं यार, ले आएंगे। मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मैं इसमें से हो सकता है मैं 200 के 200 ले आऊं। भाई होते हैं कुछ बच्चे जो दोज आर वेरी गुड, पर अभी तक तो मैंने कोई देखा नहीं कि हुई सो गुड, ठीक है, लेकिन मेरे पक्का आ जाएंगे। अब मेरे आने का फायदा नहीं है। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दीज पीपल दोज हु आर एक्सेप्शंस बेटे, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। तो मेरी क्या कोशिश मैं ये बता रहा हूं कि कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई किसी सब्जेक्ट, लेकिन एनडीए इज नॉट अबाउट बीइंग एक्सेप्शनल इन वन सब्जेक्ट। यू हैव टू बी average in everything, average and above average in one subject, average in one and above average in one subject. people who are जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, 300 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें +1 का मैथ्स होता है और +2 का। टोटल कितने चैप्टर हैं बेटे? अराउंड 30 to 31। तो मैथ्स वाले सर आपको शाम को आपकी क्लास में बताएंगे। यार मेरे को
खुद सोचो, कभी एनडीए का पेपर उठा के देखना, एनडीए का पेपर उठा के देखना, यू विल बी सरप्राइज। उसमें जो क्वेश्चन होते हैं बेटे, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बेटे। उसमें कुछ क्वेश्चन, मैं अगर 120 क्वेश्चन हैं, उसमें 25 से 30 क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें आपको 1 मिनट या 15 सेकंड से लेके 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। मैं बताऊंगा कैसे लगेगा। मैंने कितने बोला, 90 बोला ना। ये मैं 90 किसके लिए बोल रहा हूं? एवरेज वालों के लिए। मैं, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 150 नंबर लाएंगे 300 में से, या 170 या 180। पीपल अटेम्प्ट 75, 92 क्वेश्चन एंड दे आर ऑल राइट, गाइस आर वेरी गुड। जैसे मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूं, तो मेरे को पता है कि मैं 40-45 मिनट में पेपर पूरा करूंगा, सारे ठीक होंगे, एक शायद गलत हो जाए। मेरे 90 मार्क्स के लिए, 90 मार्क्स का मतलब क्या हुआ? टू बी ऑन दी सेफर साइड, ताकि कुछ गलत भी हो सकते हैं। मैंने कितने क्वेश्चंस के लिए तैयारी करनी है? नेट 45 क्वेश्चन कि यार कुछ भी हो जाए, मैंने 45 क्वेश्चन से कम नेट सही नहीं करने। 120 क्वेश्चन में से मेरे को 45 नेट क्वेश्चन करने हैं, मीन 45 क्वेश्चन बिल्कुल। उसमें से मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम थोड़ा बहुत भी ध्यान दोगे तो 25 नहीं तो 20 क्वेश्चन होंगे। तो 20 दूना 40, यानी बाकी कितने बचे? 25। अब बेटे चैप्टर कितने हैं? 30-31 चैप्टर। अब इन 30-31 चैप्टरों में से यू चूज चैप्टर्स ऑफ योर चॉइस, जो तुम्हें आसान लगते हैं। क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें जो क्या बोलते हैं हम उन्हें, शॉर्टकट्स होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, दो बेटे, मैं बीटेक मैकेनिकल हूं जेएनयू का, तो ऐसा मत सोचो सेम डिग्री जो आईआईटी, कहीं तुम सोचोगे वो गधा खड़ा कर दिया सामने और उसे कुछ आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ जैसे डेफिनेट इंटीग्रल है, अगर मैंने उसकी लिमिट 0 to 1 या -1 to 0 दी है, या -1 to 1 दी है, तो इंटीग्रल अंदर कुछ भी दे दूं मैं, तो उसका आंसर क्या होगा? 0 या 1 या -1, डिपेंडिंग ऑन जो लिमिट्स दी हुई। बेट लगा लो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस हैं, वो दे विल आस्क यू फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये समझने की कोशिश करो कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स है क्या चीज यार। अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाता है तो बिलीव मी, मैं 45 कह रहा हूं। अब तुमने, अब 45 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? कितने चैप्टर आने चाहिए? जेंटलमैन, इवन इफ यू कैन डू अबाउट 20 to 22 chapters thoroughly, completely, you will be able to attempt easily 70-75 questions. अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, then you don't deserve to be in NDA. Simple. Because NDA is all about smart work बेटे। तो आप इतनी मेहनत तो करके चलो बेटे। बड़ी छोटी सी बात है, आप लोगों के पास क्या काम है आजकल? घर में बैठे, सिवाय तुम्हारा मोबाइल के व्हाट्सएप चैट और या उसके कर लिया या कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, पढ़ने के लिए चलो झाड़ू लगा दिया, चलो पोछा लगा दिया। 24 घंटे हैं, 8 घंटे सोओगे, 2 घंटे 3 घंटे कुछ और में भी निकल जाएंगे, निकलने दो ना यार, हाउ डज इट मैटर? फिर भी 12 घंटे हैं यार। उन 12 घंटे में से 7-8 घंटे तो पढ़ सकते हो। अब कुछ करने के लिए अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता यार, बस जो क्लास में अटेंड कर रहा हूं मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। कैनॉट हैपन। व्हाई इट कैनॉट हैपन? चला अगर आता ही नहीं है मेरे को, मैंने बेसिक क्लियर करने की कोशिश की है, हाउ वुड आई डू इट? फिर
तो मेरे को ये सोच के चलना है बेटे कि मैंने 45 मैं तुम्हें कह ही नहीं रहा 70-75 क्वेश्चन करो, मैं कह रहा हूं तुम्हें 45, तो तुम अगर 20-22 चैप्टर रगड़ दो बिल्कुल, और उसमें से वो क्वेश्चन, अब तुम कहोगे सर मेरे को तो 20-22 चैप्टर कहाँ आएंगे, आते ही नहीं। बेटे फिर नहीं आते तो उसका तो देखो, नहीं आते ना मैं जोर लगाऊंगा, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, मैं ना मेरा बाप, वो तो ऊपर चला गया, तुम और तुम्हारा बाप या तुम्हारा खानदान कुछ नहीं, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो nobody else can help you. Teacher can help a person who wants to help himself or herself, right? तो मैंने मान लिया 45 क्वेश्चन, मान लो 40 क्वेश्चन मेरे ठीक ठीक हो गए, तो कितने नंबर हो गए? 40 दूनी 80, 80 और 20 100 नंबर आ गए। अब मेरे को कितने चाहिए यार? 347 बोला था ना मैंने यार, मैंने 347, मैंने हो सकता है साली मेरिट जो है ज्यादा चली जाए, 370, 75, 380, तो मैं 400 के लिए करता हूँ कोशिश। अब तुम साइंस के स्टूडेंट हो या हिस्ट्री पॉलिटी के स्टूडेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। जो साइंस के स्टूडेंट है, नॉन मेडिकल वाले, वो कितने क्वेश्चन करेंगे? 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो बेटे फिर तुम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट होने लगे। हालांकि जनरल साइंस है बेटे, इसमें से बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सिर्फ 2-3 चैप्टर हैं जो 11th या उसमें से आते हैं, बाकी सारे 10th के जनरल साइंस है ये एक्चुअल में। कि यार तुम्हें मोस्ट ऑफ इट इज, कुछ क्वेश्चन तो दे आर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि मैं ततैये ने काट लिया, तुम्हारे घर में तुम्हारे कुछ है नहीं, क्या करोगे? 4-5 ततैयों ने काट लिया, क्या करोगे? तो वो नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, भाई कॉस्टिक सोडा लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। तो इतना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। क्या लगाओगे? वो जो वो है एसडी का, तो कुछ बेस लगाओगे तो शायद उससे साबुन से धुलोगे कुछ हो जाए। तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो मैं लेके चल रहा हूं बेटे कि 25 क्वेश्चन तुम्हारे ठीक है, और तुम तैयारी इतने की करो। मैं ये लेके चलो कि इतने तुम्हें करने ही पड़ेंगे। तो 100 नंबर मेरे यहां पे आ गए। इंग्लिश 25, फिर 100। अब ये जो जनरल स्टडी है बेटे, इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं करीब 6 से 7, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा गेम्स और स्पोर्ट्स का। पेपर की इवैल्यूएशन करनी चाहिए बेटे। तुम पिछले 5 साल के पेपर देखो। ये मैं जो बोल रहा हूं, मैं कोई वो नहीं हूं, क्या बोलते हैं उसे, ज्ञानी महाराज, कुछ नहीं है। जब भी पेपर होता है भी इवैल्यूएट किया, ये क्वेश्चन पैटर्न में कुछ चेंज तो नहीं हो रहा, देयर इज नो चेंज इन द पैटर्न। तो मैंने क्या करना है, जनरल स्टडी। अभी तक जो मैक्सिमम मार्क्स जो मैंने देखे हैं किसी के, तुम हैरान रहोगे, दे हैव नॉट बीन मोर देन 85। वरना आएंगे कितने, मैं तुम्हें अभी बता देता हूं तुम्हारे यहाँ कितने आएंगे। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, या कॉमर्स के, आते कितने हैं? 60 के करीब, 55 टू 65 तक नॉर्मल रेंज होती है। क्यों? क्योंकि पहली तो बात तो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। तो मेरे कितने हो गए, मतलब मैं एवरेज के लिए बात कर रहा हूं, मैं कितने हो गए? 360। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अभी तक जो मैंने बोला बेटे, समझ आया कि नहीं आया? अब मेरे को 40 नंबर और चाहिए ना बेटे, सिर्फ 40 नंबर और चाहिए टू बी ऑन दी सेफर साइड। अब वो कहां से आ सकते हैं 40 नंबर? दिस यू शुड बी नोइंग। यार मैं तुम्हें बताता हूं, तुम इंग्लिश में 30 तक जा सकते हो बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से। मैं भी बताऊंगा तुम्हें इंग्लिश में क्या क्या आता है। तो 20 नंबर यहां बढ़ गए, कितने हो गए? 380 हो गए। 2 क्वेश्चन अगर मैं यहां पर बढ़ा दूं, 12 मार्क्स बाकी हैं, 60 में से 2 क्वेश्चन और बढ़ा दूं, और 2 क्वेश्चन यहां पर, आई हैव 400 marks. Now this is how you should be preparing for NDA written. मतलब तुम्हें टीचर सारे कहेंगे नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, देयर इज नथिंग, ये कोई गेस वर्क थोड़ी है। देयर इज नो टीचर आउट हियर
जो कहेगा, हाँ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो पता है कि हाँ भाई इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। एनडीए का पेपर बेटे, इट कवर्स एवरी टॉपिक विच इज देयर इन द सिलेबस। नाउ प्लीज गो टू द वेबसाइट upsc.gov.in। सबसे पहला काम जो आज आप करेंगे मेरे लेक्चर के बाद, शाम के लेक्चर से पहले, वो ये करेंगे कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस को डाउनलोड करेंगे एनडीए के लिए। किस लिए? बिकॉज बेटे इट विल टेल यू कि क्या करना है, कि वहां हम वेटेज किस चीज का कितना है बेटे। फिजिक्स का वेटेज हो सकता है 18 से 20 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 16 है और बायो के 12-13 है। तो इस तरीके से आप वेटेज देखो, उतना ही जितना जोर तुम लगाओगे वो वेटेज के मुताबिक ही लगा सकते हो। यू कांट डू एनीथिंग मोर देन वेटेज एंड यू शुडंट। व्हाई शुड यू बी डूइंग इट बेटे? अभी तक किसी को कुछ, और प्रॉब्लम पता क्या है, मैंने तुम्हें ये आज समझा दिया, तुम फिर भूल जाओगे बेटे ये। बिकॉज जो मैंने तुम्हें समझाया तुम इसको पढ़ना शुरू करोगे, ओ गधे की तरह पेन लेते हो, चलो चेपो ठकड़क ठकड़क ठकड़क, और फिर जब पेपर आता है क्या हुआ, गाड़ दिया, रिजल्ट आया, गाड़े गए। वो सिर्फ इसलिए बिकॉज यू आर नॉट the most important thing in NDA for qualifying in NDA written examination is organizing your studies। तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, जितने मर्जी पढ़ लो, it has got no use। I hope तुम सबको समझ आ गई है कि हमने तैयारी कैसे करनी है। If yes, please say yes, और जो कुछ भी करना है। बेटे प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग एल्स, आई एम टेलिंग यू दिस। अब हम आपको जो आप ग्रुप बनेगा उसमें हम पीडीएफ्स भेजते रहेंगे। जैसे कल मेरी इंग्लिश की क्लास फिर है, तो कल टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्कस अब इंग्लिश। अभी तक अगर किसी को समझ आए तो ये मिटा दूं। ओके, सो नाउ बेस्ट ऑफ लक टू फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन। ओके, मैं क्या कह रहा हूं बेटे, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में आता क्या है? व्हाट इज इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ? सबसे पहले एंटोनिम, सिनोनिम। अब अगर तुम मेरी तरह पैदल हो, मतलब मैं तुम, देखो बेटे मेरी अंग्रेजी का स्टैंडर्ड जो आज है, लेकिन जब मैं तुम्हारी उम्र में था मेरा स्टैंडर्ड कुछ तो था, मतलब कुछ इसलिए था कि मेरा बाप जो है सुबह मेरे को 4 बजे उठा देता था एंड धुनाई होती थी कि भैया तुमने आज 5 वर्ड, आई एम टॉकिंग ऑफ क्लास 9 के 9th क्लास से इंग्लिश के 5 रोज नए वर्ड ही वुड गिव, कि भाई अखबार पढ़ो उसमें से 5 नए वर्ड, एंड देन ही आस्क यू आफ्टर 10 days कि भाई उसका मतलब बता। यार अगर तुम्हारा कोई ऐसा नहीं है, टेस्ट योरसेल्फ, मेक श्योर जो वर्ड्स हम बता रहे हैं, वील सेंड यू अ पीडीएफ, वो सारे वर्ड मीनिंग्स पूछो, करो। एंड दूसरा आएगा जंबल सेंटेंस, तीसरा आएगा कंप्रीहेंशन, चौथा आएगा क्लोज टेस्ट, पांचवा आएगा इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, छठा आएगा कॉमन एरर्स, ज्यादा से ज्यादा कुछ और आ जाएगा, देखेंगे बेटे क्या आएगा, लेकिन सब कुछ इसी में कवर हो जाए। हो सकता है पैरा जंबल आ जाए, पर पिछले 2 बार से पैरा जंबल नहीं आ रहा। द डिफरेंस बिटवीन अ पैरा जंबल एंड अ जंबल सेंटेंस इज, पैरा जंबल जो होता है एक पैराग्राफ होता है। उसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने अपने पूरे दिन की कहानी सुनानी है,
भाई मैं सुबह उठा, सुबह उठ के मैं बाथरूम वगैरह गया, बाथरूम जाने के बाद मुंह माँ धोया, अपना सब साफ सुफ किया अगर किया तो। आधे तो हम में से ऐसे हैं जो साले उठते 11 बजे 12 बजे हैं, तो ठीक है। तो सुबह किया, उसके बाद मैंने थोड़ा अखबार देखा, अखबार देखने के बाद मैंने किया, फिर मैं ऑफिस आया, ऑफिस में मैंने ये किया, फिर मैंने लंच किया। तो मैंने एक पूरा पैराग्राफ कर दिया। तो मैं उस पैरा जंबल में क्या लिखता हूं, मैंने लंच किया, लंच करते समय मैंने देखा कि मेरा जो ऑफिस का काम था वो बाकी रह गया था, फिर मैं सुबह उठा। अबे लंच किया उसके बाद सुबह उठा, तो इसका मतलब है ये जो सेंटेंसेस यानी कि सीरियल ऑर्डर जो है या सीक्वेंस है जो एक्शंस का, वो पैरा जंबल्स में होता है। विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हम करेंगे नहीं, करेंगे, पर उसपे मैं तुम्हें सिर्फ एक ही दिन कराऊंगा वो, क्योंकि मैं उस पर ज्यादा जोर नहीं दे। यस, जंबल सेंटेंसेस विल डू अबाउट मे बी होपफुली 100। नाउ आई विल बी टेकिंग, मैं कर्नल बहुगुणा आपको। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आती है कभी कभी यार, वो भी लिख लो, idioms एंड phrases। अब idioms एंड phrases क्या होते हैं बेटे? नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगी क्या, वो कौन सी गली जहां भाभी नहीं खड़ी, समझ रहे हो? मतलब idioms एंड लोकोक्तियां, मुहावरे, वो भी आएंगे 5। और आएंगे किसमें से? जो हम तुम्हें कराएंगे हॉर्नेट्स से, वो कराएंगे, उसमें से कम 5 हैं। हो सकता है तुम 3 कर पाओ, बट गुड इनफ यार। एंटोनिम सिनोनिम 10 आते हैं, तुम हो सकता है 4 कर पाओ या 5। मैंने कितने क्वेश्चंस की बात की है? अब जंबल सेंटेंस अगर 5 आते हैं तो तुम सारे के सारे करोगे, जितने आएंगे उतने, और गारंटी देता हूं वो सारे के सारे ठीक होंगे। रीडिंग कंप्रीहेंशन जितने क्वेश्चन आएंगे, 4 या 6, यू विल गेट ऑल ऑफ देम राइट। क्लोज टेस्ट अगर 10 आते हैं तो यू विल गेट एटलीस्ट 8 राइट। 8 और 5 13, और 5 18, और 3 18, और 4 लगा लो। उम्मीद कर रहा हूं इंप्रूवमेंट सेंटेंस कॉमन एरिया में से हो सकता है 4 या 5 ठीक हो जाए, पर 26 27 तो यही हो गए। मैं जा ही नहीं रहा उसमें idioms and phrases। अब बेटे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जंबल्ड सेंटेंस? क्या होता है जंबल्ड सेंटेंस? इज नथिंग बट अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या? कर्नल बहुगुणा is a good guy, is a retired army officer. Colonel Bahuguna, son of late Shri V.D. Bahuguna, who used to reside in Dehradun, इसको मैंने कम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। कम्प्लेक्स सेंटेंस मीन जोड़ दिया सेंटेंसेस का। बेटे इंग्लिश में, अब इंग्लिश इंप्रूव कैसे की जाती है बेटे? सबसे पहले जो है, अगर देखो ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम, जैसे मैं जो कल क्लास लूंगा उसमें पहले तुम्हें बताऊंगा यार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और कैसे होते हैं। ये तुम्हारी सारी जिंदगी काम आए, अगर तुम्हें समझ आ गई वो क्लास में तो तुम्हें सारी जिंदगी काम आएंगे, क्योंकि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम्हारी किसमें मदद करेंगे? कॉमन एरर्स और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में। अभी तक किसी को कोई शक है जो मैंने अभी तक बोला है बेटा? ओके ओके, नो बेटे सुनो, अब मैंने तुम्हें सिलेबस बता दिया इंग्लिश का, मैं उसमें से क्या क्या कवर करूंगा बेटा? आई विल कवर योर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, कॉमन एरर्स, जंबल सेंटेंसेस, और कुछ एंटोनिम सिनोनिम, जितने दिन तक मेरा मींस फॉर अबाउट 15 days आई विल टेक द क्लास, 15 days प्रांजल सर विल टेक द क्लास। Second, please understand better, in 1 month it is not possible to cover the, सपोज हमें 2000 वर्ड करने हैं तो 2000 वर्ड मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बट वी एज्यूम कि उन 2000 में से 300 400 तो तुम्हें वैसे ही आते होंगे।
जो ये टेस्ट होता है एनडीए में, दैट इज इंग्लिश यूसेज, मतलब अंग्रेजी कैसे यूज की जाती है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें आज का जो इंग्लिश का जो पहला पार्ट या थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा। चलें आगे। ओके, बेटे इंग्लिश हो, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी या हिंदी या मराठी या केरलाइट या उसमें क्या फर्क है? क्यों एक अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी बोल लेता है मैन, हाय मैन, यस खान, हाउ आर यू, मैं, मेरा बेटा होता है ओ पापा कहाँ हो, एक मराठी बोलेगा कुठे झाला, पंजाबी बोलेगा खासा, भाई किधर चल रहे हैं। इनको ये कैसे सीखे ये इंग्लिश, कैसे सीखे ये हिंदी, कैसे सीखे ये पंजाबी? they learned it from surroundings. And what are those surroundings? First is your family. तुम में से कुछ किसानों के बेटे हो, वहां पे इंग्लिश नहीं कोई बोलता, लेकिन स्कूलों में पढ़े हो बिल्कुल, हिंदी मीडियम पढ़े हो, अंग्रेजी सब्जेक्ट तो था लेकिन ध्यान ही नहीं दिया। मैं भी हिंदी मीडियम और पंजाबी मीडियम का पढ़ा हुआ हूं, तो बट आई पेड अटेंशन टू इंग्लिश क्लास। मैं तुम्हें एक अपनी बड़ाई करता हूँ, वो मेरे, मैं अगले 15 दिन में जो मैं क्लास लूंगा, मैं अपने बारे में बहुत कुछ बताऊंगा तुम्हें। अब बड़ाई करने की आदत तो साला कोई और करता नहीं है, तो मैं खुद ही करना शुरू कर देता हूँ। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। आई एम दी ओनली गाय इन पंजाब who got 45 marks out of 45 in English. Only guy in Punjab. क्यों? साली अंग्रेजी है ही इतनी आसान। अब देखो, हिंदी करते हैं हम, सेंटेंस एक बनाते कैसे हैं? मैंने ये बोला है कि मैंने खाना खाना है, या मेरे को स्वादिष्ट खाना खाना है, या मेरे को सिर्फ स्वादिष्ट खाना गर्म करके ज्यादा अच्छा लगता है। एक सेंटेंस को मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर दिया है। वो स्ट्रक्चर कैसे दिया हमने? एक्चुअल में हम सबने पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान में पेपर संबंध काके की संबोधन हे अरे कुत्ते कमीने, याद है? किया था कि नहीं किया था? अब अंग्रेजी में क्या है यार? अंग्रेजी इज ऑल्सो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। नो, हाउ डज दैट स्ट्रक्चर? हिंदी में अगर तुमने स्ट्रक्चर सेंटेंस को, क्या तुम खाना खाओगे, तो इंटरोगेटिव बन गया। अंग्रेजी में क्या, विल। अब तुम बोलोगे सर हमें तो क्या की अंग्रेजी नहीं आती, विल, तो उसमें तो मैं तुम्हारी कंपटीशन के लिए कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अंग्रेजी इतनी तो तुम्हें समझनी पड़ी। अब इंग्लिश में वो कैसे होता है बेटे? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नो, व्हाट आर दोस पार्ट्स ऑफ स्पीच? एक अंग्रेजी का सेंटेंस क्या होता है? एक पूरा सेंटेंस में होता क्या है? आई ईट फूड। आई क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता। ईट क्या है? वर्ब, क्रिया। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। ये सर नो बेटे, यहां तक समझ आ गई? इसी सेंटेंस को मैं इतना मुश्किल बना सकता हूं अभी, क्या करूंगा? अब मैंने क्या किया, आई नॉर्मली ईट फूड आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माय एक्सरसाइज दैट आई डू फ्रॉम 6 to 8 इन दी मॉर्निंग और इवनिंग। लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता है। इसलिए बेटे पार्ट्स ऑफ स्पीच
जानना सबसे पहला सेंटेंस है, क्योंकि अगर तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते हैं तो तुम जोर लगा लो, कॉमन एरर्स और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस तुम एक भी नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? क्योंकि उसके बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाऊंगा बेटे। यस, ओके। अब बेटे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं सिर्फ तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले संज्ञा होता है वहां पे, यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं? नाउन। नाउन क्या है? सब कुछ नाउन, एवरीथिंग इज अ नाउन। बाल नाउन, मूछ नाक नाउन, बोर्ड नाउन, पेन नाउन, बहुगुणा नाउन, तू नाउन, तेरा नाम नाउन, पंखा नाउन, किसी भी चीज का नाम इज अ नाउन। नाम, नाउन को कैसे याद रखना है? नाम। अब वो अलग अलग टाइप का नाम नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन, नाउन, ये ऑल कहानी। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वो तुम लोग पढ़ लोगे। फिर उसके बाद होता है बेटे प्रोनाउन। आज मैं तुम्हें सिर्फ एक प्रोनाउन का एक चार्ट दूंगा, आपने वो चार्ट कल याद कर कर आना है मेरी क्लास में, नहीं तो मत आना। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन इज समथिंग विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब बेटे सुनो, मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूं बेटे कि तुम्हारी जो इंग्लिश की जो कॉमन एरर्स या जो भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम रिवॉल्व अराउंड प्रोनाउन, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। हालांकि कुछ और होता ही नहीं है, या फिर एक आध ऐसा होगा जो स्पेलिंग मिस्टेक होगा। अब ये है क्या यार? ये मैंने लिख तो दी कहानी, है क्या ये? अगर तुम देखो बेटे, दिस इज सिंगुलर। सिंगुलर मतलब सिंगल, सिंगुलर मीन सिंगल, ये प्लूरल। और ये क्या है? इसे हम ऑल्सो वी कॉल इट फर्स्ट पर्सन। वाई फर्स्ट पर्सन? मैं जो हूं मैं वैसे ही अपने आप को कैंट समझता हूं या ज्यादा समझता हूं, तो मैं जहां पर भी मैं और हम आया तो वो दैट बिकम्स अ फर्स्ट पर्सन। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। ये क्या है? सेकंड पर्सन। मतलब बेटे ये मत सोचना कि मैं ये क्यों बता रहा हूं। जब मैं ये ग्रामर के रूल्स तुम्हें कराऊंगा तब मैं ये नहीं बोलूंगा कि अबे यार तेरे को उस दिन बताया था ना सेकंड पर्सन करना है। बेटे क्रैश कोर्स में आई डू नॉट हैव सो मच ऑफ टाइम, सो टुडे व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू, ये तुम्हें मैं उस टाइम पे बोलूंगा यार वो जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज था सर क्या बोला, कोई ब्लडी सब्जेक्टिव क्लॉज, आई विल जस्ट से सब्जेक्टिव क्लॉज ये था, ऑब्जेक्टिव क्लॉज ये, उसमें ये वाला प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। तो डोंट गेट लॉस्ट। तो इसलिए मैं तुम्हें ये मेरे को पता है मैं थोड़ी सी क्लास तुम्हारी हो सकता है 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, चल सकता है ना? ओके। सेकंड पर्सन, और ये क्या है? दलिद्र पर्सन, थर्ड पर्सन। आप इसी में देखो बेटे, आए है ना, आई वी यू ही वो,
इन प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं बेटे? व्हाट डू वी कॉल दीज प्रोनाउंस? वी कॉल देम, जो भी ये प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे, these pronouns are called, they will always be used as subjects. So we call them subjective pronoun. क्या बोलते हैं हम इन्हें? Subjective pronoun. यानी कि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस शुरू करने के लिए मेरे को जो सब्जेक्ट है वो इनमें से कोई जहां पर भी है वो ही सब्जेक्ट है, इफ इट इज अ प्रोनाउन विच इज बीन यूज्ड. अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में क्या हुआ? कर्ता. अंडरस्टूड? अरे यार वो करो ना तुम, थोड़ा बहुत तो हाथ हिलाओ. ओके, अब देखो बेटे दूसरा, ये मेरा पेन है. दिस इज माई पेन. दिस, वो दिस दैट दोज दीज मैं बताऊंगा वो तो क्या होता है. वो दोज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. वो लोकेशन या जगह या उसके बारे में बताते हैं, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं कि भाई ये कहां है. अब इसके बाद दिस इज माई, मतलब याद रखो आंख बंद करके, माई होगा, अवर होगा, योर होगा, हिज होगा, हर होगा, देयर होगा, इट्स होगा, वंस होगा. उस दीज आर, ये क्या दिखाता है? पोजेशन. मेरा, रा रे री जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. सो दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन बेटे. पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब है कि सेंटेंस में ये जहां पर भी इस्तेमाल होगा उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा. याद रखना हमेशा तुम्हारे लेवल पे कि पोजेशन किसका बता रहा है वो. भाई किसी चीज का तो पोजेशन दिखाएगा ना, बताएगा, तो दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन. अब उसने मुझको मारा, ही, थर्ड पर्सन. हिट मी, हिट इज द वर्ब एंड मी इज दी मेरे वो, यानी कि जिसके ऊपर एक्शन हुआ वो है प्रोनाउन ही, बट दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. यानी कि ये सारे के सारे जो होंगे ये वाले वर्ड्स, दे विल ऑलवेज बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स. यस और नो? बोलो बेटे, यस और नो करो ना यार. यस या नो बोल दिया करो फटाफट. समझ आई कि नहीं? ओके, यहां तक किसी को कोई शक है? बेटे अगर यहां तक शक नहीं है तो मैं चाहता हूं, अब देखो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, और जितने भी नाम होते हैं दे आर ऑल्सो थर्ड पर्सन. राम, श्याम, गीता, सीता, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी थर्ड पर्सन बाय द वे. इसके अलावा कोई एक और प्रोनाउन होता है, उसके बस तुम कुछ करना मत. आज सिर्फ मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन कल मैं तुम्हें उसके बारे में आके समझाऊंगा भी. क्लास जैसे ही शुरू करूंगा सबसे पहली चीज तुम्हें वही समझाऊंगा. मैं यहां पर लिख देता हूं वो, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, और वही हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ. दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. क्या बोलते हैं इन्हें? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्शन बेटे, रिफ्लेक्शन साइंस में सर पढ़ाएंगे तुम्हें. रिफ्लेक्शन तुम सबको पता है कि वो जो चीज किसी को रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब वो आ रही है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. बस आज इतना इतना समझ आया कि नहीं आया बेटे? अगर किसी को जो मैंने आज बताया, मैंने बताया ही क्या, कुछ मतलब जीरो बताया, लेकिन जो भी बताया है बेटे उसमें से किसी को समझ ना आया, अगर किसी को समझ ना आए बेटे, यू कैन आस्क मी अ डाउट, यू हैव माय टेलीफोन नंबर. बट पोजेसिव प्रोनाउन, ओके, पोजेसिव प्रोनाउन इज बेटे ये वाले जो नाउन हैं,
पोजेसिव का मतलब होता है पोजेशन। पोजेशन क्या होता है? पोजेशन जो होते हैं मेरा, जिसमें जैसे हिंदी में ये मेरा पेन है, मेरा, रा रे री, उसका, काके की, यानी कि जिस जो तुम्हारी को किसी चीज का स्वामी बनाता है, वो प्रोनाउन जो है उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ना पोजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा सेंटेंस में, शायद तुम्हें वहां पे कंफ्यूजन हो गया होगा बेटे, पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नॉर्मली हर एक सेंटेंस में इट हैज टू बी नॉर्मली 99.9% फॉलोड बाय नाउन। ये मेरा क्या घंटा नहीं ना, ये मेरा पेन, मेरा सिर, मेरा बाल, मेरा चश्मा, मेरी नाक। सो नाक इज ए नाउन। मेरा दोस्त, मेरा बेटा, मेरा पंखा, ये पंखा, बेटा, नाक, कान, ये सब नाउन है। पर मेरा, उसका, ये उसका पंखा है। हिज, हिज इज अ possessive pronoun. It is our country. India is our country. Our. So it is possessive. मतलब कि ये कंट्री हमारी है। क्लियर बेटे और नॉट क्लियर? Whosoever asked this doubt, beta, is it clear to him? Okay. Right, gentlemen. Stay safe, stay healthy, beta, and look after yourself. God bless you. See you tomorrow, same time.